हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी में कल्याणकारी कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं श्रमिकों से संबंधित मुद्दे, सामाजिक रूप से उनके क्या क्या परेशानियां होती हैं, इसके अलावा कल्याणकारी कार्यक्रम और समस्याओं का समाधान और सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा। इसके बाद ये पूरा का पूरा सेकंड पार्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे और 2020 के सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं तो उसको अलग से मैं बना दूंगा लेक्चर। और इसके अलावा जो 2019 के रूप में है तो उसमें पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक्ट को छोड़ के। तो एक्ट के लिए एक अलग से लेक्चर बना देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे है महिलाओं से संबंधित मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम 10.3 का ये टॉपिक है। तो महिलाओं से संबंधित मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो महिलाओं की समस्या और मुद्दे को देखेंगे। तो समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। तो भारत में या विश्व में जो महिलाओं के सामने समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है सामंतवादी सोच, जो व्यक्तियों के अंदर पुरुष प्रधान समाज के रूप में बना हुआ है या पुरुष प्रधान समाज के रूप में लोगों के अंदर जो एक भावनाएं हैं या फिर एक सोच है जिसकी वजह से समाज में महिलाओं को कमतर नापा जाता है और उनके प्रति एक कमज़ोर या उपेक्षित भाव से देखा जाता है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से महिलाएं हमेशा दबी हुई हैं और उनकी जो आवाज़ है वो उठ नहीं पा रही। हालांकि सरकार बहुत सारी कोशिशें कर रही है कि सशक्तिकरण लाया जाए, महिलाओं को बराबर की भागीदारी दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो जनसंख्या सबसे प्रमुख कारण है, साथ ही साथ जो सरकार की कोशिशें हैं वो किस तरह से कार्य कर रही हैं ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि जो सशक्तिकरण के कार्यक्रम हैं उनके बारे में सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं चलाई है लेकिन वो महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही है और ना ही उनके बारे में महिलाओं को कोई जानकारी है। तो यही सारी कारणें हैं जिसकी वजह से महिलाओं को समाज में दबाया जाता है और जो पितृसत्तात्मक सोच है उसको बढ़ावा दिया जाता है, बेटों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ये भी समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है। साथ ही साथ बेटियों को हमेशा उस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो सिर्फ एक घर के काम करने के लिए या फिर अपने परिवार को संभालने के लिए कार्य करेंगी। साथ ही साथ उनको जो बड़े बड़े कारण हैं उनमें सहभागिता बिल्कुल जीरो कर दी जाती है, चाहे वो परिवार में हो या बाहर की स्थितियों में हो। परिवार में भी जितने भी डिसीजंस होते हैं या निर्णय लेने की प्रक्रिया होती हैं उनमें महिलाओं को या जो बच्चियां होती हैं उन्हें बाहर ही रखा जाता है। तो ये शुरुआत जो होती है वो घर से होती है। घर में ही उन्हें उस तरह से उपेक्षित ढंग से देखा जाता है और वो जो अधिकार चाहिए जो एक बेटा बेटी को मिलना चाहिए, मतलब बेटे को जितने अधिकार मिलते हैं उतने अधिकार महिलाओं को कहीं नहीं मिल पाते। और इन्हीं सभी कारणों से महिलाएं पीछे रहती हैं और वो बोलने से झिझकती हैं, बाहर निकलने से। इसके अलावा जो अत्याचार हैं या उन पर होने वाले बहुत सारे अत्याचारों के अलावा ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जो वो समाज के सामने रखने से भी कतराती हैं या शर्माती हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो समाज में खुलकर नहीं रह पाती, मतलब अपनी स्थिति को उस तरह से ही एक्सेप्ट कर लेती हैं जैसे कि उन्हें समाज में दिखाया जाता है। और इन्हीं की वजह से उनमें समस्याओं का एक पूरा बंडल बन जाता है और वो समस्याओं को समझ ही नहीं पाते और उन्हें ऐसा लगने लगता है कुछ समय बाद कि समस्या ही हमारी जीवन है और उसी में वो अपने आप को जीवित रखने लगते हैं और अपने अधिकारों और अपने काम और जितने सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी भूल जाते हैं। तो समस्याओं का जो मूल कारण है उसमें है पितृसत्तात्मक सोच। दहेज प्रथा पितृसत्तात्मक सोच की वजह से ही चलती है। जबकि लड़के लड़कियां बराबर हैं तो शादियों में लड़की को दहेज देने की परंपरा क्यों चली। तो ये जो मोल तोल की भावना है ये यहीं से शुरू होती है, पितृसत्तात्मक सोच से या पुरुष प्रधान सोच से। इसके अलावा लड़की को बोझ समझना, बहुत सारे परिवारों में या जातियों में या बहुत सारे समाज में अभी भी इस तरह से भावनाएं रखी जाती हैं जहाँ पर लड़कियों के पैदा होने पर एक तरह से शोक के रूप में देखा जाता है कि अब वो मतलब जो लड़कियाँ हुई हैं उसके पैदा होने के बाद उन्हें बोझ समझने, मतलब उनके शादी के बारे में सीधे ख्याल आने लगता है, पढ़ाई के खर्चे के बारे में, दहेज के बारे में सोचना। ये सारी चीज़ों की वजह से लड़कियों को बोझ के रूप में देखा गया है समाज में। इसके अलावा अभी मैंने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही है क्योंकि जो समाज है वो बेटों को ज़्यादा या लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, उनको ज़्यादा अधिकार दे रहा है, उनको ज़्यादा तौर से वंश बढ़ाने वाला या फिर जो उनके मूल रूप से सोच है वो एक तरह से पितृसत्तात्मक और पुरुषवादी है। तो वो पुरुष प्रधान सोच वो अपने बेटों पर भी दिखाते हैं कि वो अगर बेटे होंगे तो वो समाज को आगे बढ़ाएंगे या उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे। और एक ये घटिया सोच की वजह से ही कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा बालिका शिशु हत्या ये भी होती है, बहुत जगह होती है, बहुत सारे केसेस पे नहीं समझ में आती है लेकिन कई जगह बालिका शिशु हत्या भी होता है।
बाल विवाह के बारे में भी बहुत जगह देखा जाता है। बाल विवाह अभी भी प्रचलन में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाता है। बालिका शिशु का शारीरिक शोषण, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो शारीरिक शोषण की बातें की जाती हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बालिकाओं के जो शारीरिक शोषण के केसेस हैं, उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये सारे स्टेट बहुत आगे हैं और इनमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का एक सबब बन गया है। ये भी एक कारण है इनके समस्याओं का। इसके अलावा सेक्स वर्कर से भी समस्या है। दुर्व्यापार, दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाएं और बालिका शिशु का दुरुपयोग, जो ये सेक्स वर्कर्स के रूप में यूज हो रही हैं आजकल महिलाएं या फिर बच्चियां, ये सारे उन अपनी मर्जी से नहीं करते। ये ज़बरदस्ती उन्हें उस धंधे पे या उस लाइन पे उनको ढकेला जाता है जहाँ पे वो दुर्व्यवहार की शिकार होती हैं, दुर्व्यापार की शिकार होती हैं, साथ ही साथ शोषण की तो होती ही होती हैं। तो ये भी एक समस्या है उनके मुखर न होने के या समाज की मुख्य धारा में अपने आप को शामिल नहीं कर पाने की। बालिकाओं के विद्यालय शिक्षा छोड़ने का बढ़ता ग्राफ, एनीमिया से ग्रस्त माताएं और कुपोषित बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कारण कि लगातार जो नामांकन स्थिति है वो तो कहीं ना कहीं बढ़ी है, बालिकाओं की भी और बच्चों की भी, अभी मध्य प्रदेश में भी और विश्व में भी। जब से सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है, मिड डे मील चलाया गया, मतलब मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम चलाए गए हैं, इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम है शिक्षा के क्षेत्र में। राइट टू एजुकेशन हो गया। ये सारे कार्यक्रमों की वजह से जो नामांकन है वो तो बढ़ा है, लेकिन जो शाला त्यागी या नामांकन के अलावा जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ग्राफ बढ़ा है। और अभी भी लगभग जो प्राइमरी स्कूल में है उनमें ही 30 से 40% बच्चियाँ स्कूल छोड़ देती हैं और मिडिल स्कूल तक आते आते वही 20-30% पे ही रह जाती हैं। और इसके अलावा आगे की जो शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं वो 10% ही रहती हैं जो कि उच्च या हायर शिक्षा में शामिल हो पाती हैं। तो इस तरह से परेशानियाँ, खासकर एनीमिया की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। बहुत सारे महिलाओं के अंतर्गत ये परेशानियाँ हैं कि खून की कमी लगातार उन पर बनी रहती है। और इसका कारण है सही से पोषण युक्त खाना ना खाना या पोषक तत्वों की कमी होना, साथ ही साथ जो बाहर के खाना है, फास्ट फूड है, इनकी वजह से भी, और जो ये ब्लड ग्रुप है उसके वजह से भी होता है, और समाज में इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से एनीमिया के प्रभाव को लगातार बढ़ता देखा जा रहा है। तो ये भी एक कारण है जैसे महिलाओं को या माताओं को कुपोषित हो जाती हैं और बच्चे को सही या स्वस्थ बच्चे या स्वस्थ शरीर जब नहीं होता तो स्वस्थ बच्चे का जन्म भी नहीं होता, और आगे की जो उनकी स्थिति है वो जीने के लिए भी बहुत निरंकुश हो जाती है, और साथ साथ वो उस स्थिति से नहीं जी पाती अपने जीवन को। इसके अलावा हमारे जो समाज है उसमें कुरीति या रूढ़िवादिता हमेशा से बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। जैसे महिला संबंधी कुरीतियाँ हैं, सती प्रथा। हालांकि सती प्रथा तो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं देखी जाती है दूसरे रूपों में देखी जाती है, जैसे कि विधवा विवाह नहीं होना या विधवाओं को बहुत ही उस नज़र से देखना जिसमें उन्हें नीच समझा जाता है या उनकी उपस्थिति को ही नकारा जाता है, उनको अशुभ माना जाता है, तो इस तरह से होती है। इसके अलावा डायन, भूत प्रेत, ऑनर किलिंग जैसे मामला, तेजाब हमले और पीड़ित महिलाओं के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुरीतियाँ हैं, चाहे वो तेजाब का हमला हो, ऑनर किलिंग हो, डायन भूत प्रेत हो या अशुभ शुभ हो, ये सारी स्थितियाँ ही समाज में मौजूद हैं। और जिनके साथ ये स्थितियाँ घटती हैं उन्हें पता चलता है कि वो कितने बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। बाकी जिनके साथ ये स्थितियाँ नहीं होती हैं वो अपने आप में ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये तो समाज है, ये चलता है और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। जिसके साथ ये उपेक्षित या फिर इस तरह की भावनाएं की जाती हैं उन्हें अंदर से कितना दुख होता है ये वो जानते हैं। साथ ही साथ वो समाज के सामने अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते क्योंकि पूरा समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये सही है। तो ये भी एक गलत है। इसके अलावा एनआरआई द्वारा विवाहित महिलाओं से धोखाधड़ी आजकल सबसे बड़ी परेशानी यही बन गई है। पंजाब राज्य में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, ये सबसे बड़ी परेशानियों में एक है। जितने भी एनआरआई शादियाँ होती हैं उनमें बाद में महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करना या महिलाओं को छोड़ देना या दहेज के लिए शादी करना या दहेज मिलते हैं विदेश में शिफ्ट हो जाना, तो ये सारी स्थितियों में ये स्थिति बनती है कि एनआरआई द्वारा धोखा दिया जाता है विवाहित महिलाओं को, जिसके बाद उनकी स्थिति और गृहस्थी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और वो सही से नहीं रह पाते। इसके अलावा घरेलू महिलाओं, श्रमिक, अकेली माता, विधवा एवं किशोरियों के साथ हिंसा हमेशा देखा गया है। लड़कियां अगर अकेली हैं या फिर अकेली लड़कियों को स्वच्छ या स्वस्थ वातावरण नहीं मिल पाता, साथ ही साथ क्राइम मुक्त वातावरण तो नहीं मिल पाता, उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ जो क्राइम्स हैं या फिर जो अपराध हैं वो होते ही रहते हैं और ये बना रहता है। कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव और सशक्तिकरण तक सीमित दायरा।
कार्यस्थल पर जो लैंगिक भेदभाव है उसको भी देखा जाता है, वो चाहे वो पेमेंट के रूप में हो या वेतन में विभिन्नताएं हों। इसके अलावा बहुत सारे जो भेदभाव हैं वो लैंगिक के आधार पर कार्यस्थल में किया जाता है। और इसके अलावा जो सशक्तिकरण के योजना या फिर स्थिति जो चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनका दायरा बहुत सीमित है। वो सशक्तिकरण सिर्फ नाम का है और यही एक वजह है जिसकी वजह से वहाँ पर कार्य करने वाली महिलाओं के साथ भेदभाव लगातार बढ़ते रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्यस्थल पर यौन शोषण, इसके तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। कार्यस्थल पर यौन शोषण, इसके बाद इसकी कमेटी बनी, इसके लिए कानून बनाया गया, इसकी इंक्वायरी के लिए एक सिस्टम बनाया गया, लेकिन इससे पहले महिलाओं के साथ ये भी बहुत होता है। असमान वेतन हमेशा देखा जाता है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहाँ तो सरकारी योजनाओं की या सरकार के द्वारा जो चलाए गए पहल है उसके अनुसार पर ये सारी चीज़ें सही होती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं होती। सरगोशी से जुड़े मुद्दे, अभी सरगोशी के बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरगोशी को अब बहुत ज़्यादा लीगल नहीं किया है, हालांकि लीगल है, लेकिन अब विशिष्ट परिस्थितियाँ दे दिया है। उसके साथ ही सरगोशी बिल पास किया है जिसके अकॉर्डिंग से अब सरगोशी से जुड़े मुद्दे जो हैं वो कम हो गए हैं, जिसमें सिर्फ विशिष्ट परिस्थिति में ही कोई सरगोशी करा सकता है, अदरवाइज वो सरगोशी नहीं हो सकता। और सरगोशी होगा या नहीं होगा, इसका सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जो दलाली हो रही थी सरगोशी में या फिर जो बिचौलिए थे उन्हें बहुत ज़्यादा इस वजह से फ़ायदा होता था, जबकि जो माता बनती थी या फिर जो डायरेक्ट थे उन दोनों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घाटा होता था। तो सरगोशी अब सीमित करके ये कर दिया है कि जो पारिवारिक लोग हैं या फैमिली के लोग ही सरगोशी कर सकते हैं और विशिष्ट परिस्थिति में ही कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव, महिला अधिकारों के प्रति पर्याप्त जागरूकता का अभाव। तो जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो तो आप देख ही रहे हो, राजनीति में भी पुरुष प्रधान समाज है, साथ ही साथ पुरुषों का जो एक वर्चस्व है वो हमेशा से बना हुआ है और उनका जो प्रतिनिधित्व क्षमता है या प्रतिनिधित्व जो स्थिति है वो बढ़ाया गया है। हालांकि 33% आरक्षण की बात कही गई है, तो मंत्रिमंडल में 33% उनके आरक्षण नहीं होती, बल्कि सिर्फ चुनाव में होता है। तो उन्हें जो उच्च पदों में एक उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अभी भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को कोई भी ऐसा पद नहीं दिया गया है जो कि बड़ा पद हो या कैबिनेट स्तर का पद हो, साथ ही साथ उनके कार्य करने की क्षमता या शैली के आधार पर कोई पद प्रदान किया गया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इनकी समस्याओं के रूप में। और अब आगे जो अपन पढ़ेंगे वो महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम है। महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, अब सरकार क्या ऐसे कौन कौन से प्रावधान कर रही है या कौन कौन से कार्य कर रही है जिससे कि महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम सही रूप से संचालित किए जा रहे हों, साथ ही साथ वो कल्याणकारी कार्यक्रम उन्हें फ़ायदा दे रही है और ज़मीनी स्तर पर उनकी हकीकत है, ज़मीनी स्तर पर उनसे उन्हें फ़ायदा के साथ साथ उन्हें उस स्थिति को जोड़ा जाए जिसकी वजह से महिलाओं को जो कल्याणकारी जिस उद्देश्य से बनाया गया वो उद्देश्य का पूर्ति हो। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो अपन देखेंगे संवैधानिक उपबंध, मतलब भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं या क्या क्या सिस्टम सेट किया गया है या कितने अनुच्छेद या क्या उनको राइट्स या अधिकार दिए हैं संविधान के अनुसार से। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों के रूप में देखेंगे। देखो, किसी भी महिला को या किसी भी व्यक्ति को दो तरह से ही अधिकार मिले हैं और उनके कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए बात कही गई है। एक है मौलिक अधिकार, दूसरा नीति निर्देशक तत्व। इन दोनों में ही सारे राज्य को इस चीज़ की आदेश देता है या परिपालन हेतु बाध्य नहीं करता नीति निर्देशक तत्व में, लेकिन मौलिक अधिकार में बाध्य करता है कि आप एक राज्य के रूप में कल्याणकारी कार्य कैसे करेंगे और एक समाज को किस तरह से आप चलाएंगे। तो अनुच्छेद 14 में ये बात कहा गया है कि महिलाओं को विधि की समानता एवं विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा, ये सभी के लिए। मतलब सिंपल सी बात है कि विधि के समान सभी लोग समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप महिला हैं तो आपको सज़ा ज़्यादा होगा या महिला हो तो सज़ा कम होगा, या आपके साथ किसी भी स्थिति या किसी भी कार्य के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15A में ये कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो बात अपने लिए वो है लिंग और मूल, वंश, धर्म। ये तो एक स्थिति से हो गई कि आप किसी महिला को धर्म के हिसाब से, मूल वंश के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो लैंगिक भेदभाव होता है वो आप इस अनुच्छेद में पूर्ण रूप से प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 15B में कहा गया है राज्य महिलाओं एवं बच्चों के विधान के लिए विशेष उपबंध करेगा, साथ ही पदों में समान योग्यता होने पर पुरुष महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लो ऐसी स्थिति आती है कि जो एजुकेशन है, ये जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता की बात की जाती है, उसमें पुरुष और महिला दोनों की समान योग्यता है, लेकिन किसी एक को ही उस पद पर रखा जा सकता है, तो महिला का पहला प्रायोरिटी होगा और महिला को ही दिया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है, राज्य के अधीन किसी पद पर अवसर की उपलब्धता प्रत्येक नागरिक महिला के लिए समान होगी। किसी भी राज्य के अधीन किसी भी पद पर अगर भर्ती की जाती है या किसी भी पद पर नियुक्तियाँ होती हैं, तो उसके लिए समान रूप से महिला और पुरुष के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। हालांकि अब महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, वंचित वर्ग को भी दिया गया है, लेकिन फिर भी राज्य ये कहता है कि इस स्थिति में समान अवसर उपलब्ध होंगे। और आरक्षण क्यों दिया गया है, इसके अलावा जो महिलाओं के क्या उपबंध हैं या महिलाओं को क्या आरक्षण दिया गया है, इसके अलग अलग रीजन्स हैं जिसको हम पॉलिटी के क्लास में देखेंगे। आगे है नीति निर्देशक तत्व के रूप में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है, स्त्री व पुरुषों के आजीविका समान अवसर एवं समान कार्य हेतु समान वेतन। इसमें ये किया गया है कि जो असमान वेतन या वेतन में जो विसंगतियां हैं या परेशानियां हैं या जो कमियां हैं उसे दूर करके समान रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिनियम जो है वो लागू होगा। इसके अलावा है 39A, इसमें राज्य जो है राज्य सभी के लिए समान सामाजिक न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। मतलब जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं या सामाजिक न्याय की बातें होंगी वो समान रूप से लागू होंगी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। अनुच्छेद 42 में कहा गया, राज्य काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं सुनिश्चित करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जो फैक्ट्री अधिनियम में भी यही कहा गया है कि जितने भी लोग हैं उन्हें काम की न्यायोचित दशा उपलब्ध कराएगा, साथ ही साथ उन्हें काम की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा राज्य। इसके अलावा अनुच्छेद 46 में वंचित वर्ग SC/ST वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों को सुनिश्चित करेगा और उनके बारे में विशेष ध्यान देगा कि उन्हें किसी प्रकार के राज्य में शोषण या तिरस्कार का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। इसके बाद अनुच्छेद 49 में राज्य सभी लोगों को पोषण जीवन स्तर को ऊंचा रखेगा। कुल मिलाकर जो पोषण से प्रॉब्लम है और कुपोषण जो बढ़ रहा है उसको भी सरकार की दायित्व बनता है कि वो उसे रोकें और उससे सभी लोगों की रक्षा हो सके। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में भी ये बात कहा गया है कि अनुच्छेद 51A में व्यक्ति ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगी जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कैसी भी प्रथा हो या कैसी भी रूढ़िवादी मान्यता हो, उसका त्याग किया जाएगा जो स्त्रियों के सम्मान में कमी लाता हो। अनुच्छेद 42 में अनुच्छेद 243 में जो ग्राम पंचायत के लिए है एवं नगर निगमों के आधे पदों पर महिलाओं को आरक्षित किया गया है और अध्यक्ष पदों पर भी आधे पदों पर महिलाओं की ही भागीदारी होगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब अपन पढ़ेंगे वैधानिक उपबंध की सरकार इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए कौन कौन से कानूनी अधिकार दिए हैं महिलाओं को, साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से IPC की धारा हैं जिसके तहत से इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को। वैधानिक उपबंध में है आपराधिक कानूनी IPC एवं संरक्षण। तो धारा 376 में महिलाओं से बलात्कार के संबंध में दंड सुनिश्चित करती है, जो कि कम से कम 7 वर्ष अधिकतम आजीवन कारावास होगा और जुर्माना। और अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट ये प्री में भी पूछा जा सकता है, अगर यही घटना किसी पत्नी के साथ होता है, बलात्कार के किसी पति के द्वारा पत्नी का बलात्कार किया जाता है, तो इसमें सज़ा 2 वर्ष का है जो 7 वर्ष तक बढ़ सकता है और इसमें जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही साथ जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी महिला का बलात्कार किया जाता है तो उसको कम से कम 7 वर्ष की सज़ा और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 363 और 373 अपहरण और विभिन्न उद्देश्यों के लिए किसी महिला को उठा ले जाना, 363 के अंतर्गत 7 साल की जेल और जुर्माना व 373 के अंतर्गत 10 साल की जेल और जुर्माना, ये इसके वो हैं। सबसे इम्पोर्टेंट धारा है 363 और 373 अपहरण और विभिन्न उद्देश्यों के लिए महिला को उठा ले जाना या उसका अपहरण करना, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है प्री क्वेश्चंस में। इसके अलावा धारा 302A और 304B दहेज के लिए हत्या का प्रयास, सज़ा 7 वर्ष, अधिकतम मृत्युदंड होगा इसमें। अगर आपने हत्या का प्रयास किया और वो महिला मर जाती है तो आपको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। 304B में अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। दहेज के लिए हत्या का प्रयास या दहेज के लिए किसी प्रकार की प्रताड़ना करने पर यह धारा आपके ऊपर लगाई जा सकती है।
आगे है 498A, प्रताड़ना मानसिक व शारीरिक दोनों, अधिकतम 3 साल की सजा व जुर्माना। ये इम्पोर्टेंट है, किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं या शादी के 7 साल तक आप दहेज के लिए या किसी भी प्रकार के आप महिला को परेशान करते हैं तो आपको अधिकतम 3 साल और साथ में जुर्माना का प्रावधान करता है और सजा का भी प्रावधान किया जाता है। धारा 354, इसमें छेड़छाड़, अधिकतम 5 वर्ष की सजा और जुर्माना। अगर किसी भी महिला के साथ उनकी उसकी मर्जी के बिना या उसके आने जाने या कहीं पे दूसरी जगह पर आप छेड़छाड़ करते हैं या उस पर किसी भी मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ना करते हैं या उसको आप बोल के या कह के भी उसको प्रताड़ित करते हैं तो भी आप पर ये सज़ा लगेगा। इसके अलावा धारा 509, यौन उत्पीड़न या यौन दुर्व्यवहार, 1 से 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना। इसका वो है, अब यौन उत्पीड़न यौन दुर्व्यवहार वैसे ही हो गया कि आप किसी बच्चे या बालिका के रूप को किस तरह से उसकी स्थिति के विपरीत जाकर आप उसको यौन के लिए प्रेरित करके या उसको यौन दुर्व्यवहार पर नज़र रख के आप उसकी यौन उत्पीड़न करते हैं तो आपको ये सारी सजाओं का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा आगे है कार्यस्थल पर जो भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है उसके बारे में सरकार क्या क्या प्रावधान करती है। तो कार्यस्थल के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन, जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायत का समाधान करते समय पीड़िता का शोषण या भेदभाव न किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको उस उत्पीड़न के लिए किसी रूप से आपने उसको शिकायत की और शिकायत करते समय आपको किसी पीड़िता या शोषण या भेदभाव न किया जाए या उस तरह से न देखा जाए कि आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई पाप या किसी प्रकार का आपके द्वारा कोई अपराध किया गया हो। साथ ही साथ पीड़िता द्वारा की गई शिकायतों के लिए उपयुक्त शिकायत तंत्र गठित किया जाए जिससे अधिकतम सदस्य महिलाएं हों और उच्च स्तरीय दबाव की संभावना रोकने के लिए तीसरे पद पर या तीसरे रूप से इन्वॉल्वमेंट जो होगा वह एनजीओ के होगा जिसमें शामिल किया जाए और ये दिशा निर्देश निजी क्षेत्रों पर भी लागू होता है। ये इसलिए है क्योंकि मान लो एक ऑफिस में काम करने वाली महिला और पुरुष ये सारे लोग जॉब के या किसी नौकरी के डर के कारण उस महिला का साथ नहीं देते, तो इन सारे दबाव से मुक्त करने के लिए एनजीओ के सदस्यों को अपॉइंट किया जाएगा साथ में। तो जिससे कार्यस्थल पर हो रहे यौन उत्पीड़न या किसी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी भी मानसिक प्रताड़ना हो उसको सही एनालिसिस किया जा सके और करने वाले को विशेष रूप से इस पर सजा का प्रावधान हो सके। आगे है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिरोध एवं निवारण एक्ट 2013। इसका 26 फरवरी 2013 को पास हुआ था और तभी से लागू है। अब एक्ट क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्ट में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जो संक्षिप्त या किसी भी रूप से जो जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता था उसे अब नहीं किया जा सकता, उसको विस्तृत कर दिया गया है और हर चीज़ को शामिल किया गया है। महिलाओं को धमकी एवं उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल वातावरण को भी इसमें शामिल किया गया है। धमकी के अलावा जो आपको मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दिया जाता है वो सारी चीज़ें तो इसमें पहले से ही शामिल थी। इसके अलावा पीड़ित महिला की परिभाषा को विस्तृत बनाते हुए इसे उम्र या रोजगार स्थिति, निजी या सार्वजनिक के दायरे से बाहर निकाला गया है और ग्राहकों, खरीदारों, घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है। साथ ही ये संगठन विभाग, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, यहाँ तक कि परिवहन को भी कार्यस्थल के रूप में परिभाषित करता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कार्यस्थल को जो रोकथाम प्रतिरोध निवारण एक्ट 2013 है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, उसके अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों को क्या कहना चाहिए कार्यस्थल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कार्यस्थल के रूप में कार्यालय, विभाग का जो कार्यालय है, ये कोई संगठन है, शैक्षिक संस्था है, अस्पताल है, यहाँ तक कि परिवहन को भी शामिल किया गया है। आगे है अधिनियम के अंतर्गत 2 प्रकार के शिकायत तंत्र गठित किए जाएंगे। पहला है आंतरिक शिकायत समिति और दूसरा है स्थानीय शिकायत समिति। इम्पॉर्टेंट है ये दोनों इसलिए किए जाते हैं क्योंकि बाहरी दबाव से बचा जा सके और जो महिला है उसको न्याय मिल सके और किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो आंतरिक शिकायत समिति क्या है, इसमें 10 या अधिक कर्मचारी अनिवार्य हैं। अगर किसी संस्था में या संगठन में 10 या अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो आंतरिक शिकायत तंत्र की गठित करना अनिवार्य है। इसमें 4 सदस्य होंगे, एक वरिष्ठ महिला सदस्य क्या होगी, अध्यक्ष होगी। इसके अलावा 2 महिला विषयों की जानकार होंगे, इसके सदस्य होंगे और चौथा जो होगा वो एनजीओ होगा। इससे पहले भी मैंने बताया था कि एनजीओ को शामिल किया जाएगा ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो।
इसके अलावा स्थानीय शिकायत समिति, इसमें 5 सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होगी वो सबसे वरिष्ठ और प्रख्यात जानकार होगी महिला मामलों की, वो इसके अध्यक्ष होगी। इसके अलावा एक सदस्य नगर पालिका तथा जो स्थानीय शासन है, प्रशासन है, उसके अकॉर्डिंग से होगा। इसके अलावा तीसरा जो होगा वो एनजीओ से महिला की एक सदस्य होगी। चौथा, कानूनी रूप से जो जानकार महिला होगी वो एक सदस्य होगी। और महिला बाल विकास अधिकारी के रूप में या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी जो महिलाओं के संबंध में कार्य करते हैं, उस रूप में अगर कोई अधिकारी है तो उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब इस अधिनियम की क्रियाविधि क्या है? तो क्रियाविधि में यौन उत्पीड़न की शिकायत 3 माह के भीतर किया जाना चाहिए महिला से, या फिर महिला ये साबित कर दे, कुल मिलाकर महिला ये बता दे कि जो विशिष्ट परिस्थितियों के कारण वो अभी तक शिकायत नहीं कर पाई है, तो उसको अगले 3 महीने की और शिकायत करने हेतु समय दिया जा सकता है। साथ ही साथ समिति 90 दिन के अंदर जांच पूरी करके अधिकारी एवं नियोक्ता को भेजेगी और 60 दिन के भीतर रिपोर्ट पर कार्रवाई अनिवार्य है। किसी भी नियोक्ता द्वारा अगर किसी प्रकार के यौन शोषण की स्थिति पर आपको बात की जा रही है तो आपको 60 दिन पर कार्रवाई किया जाएगा और 90 दिन के भीतर आपकी जांच पूरी करके आपको भेज दी जाएगी। इसके अलावा मिथ्या शिकायतों पर सेवा शर्त कानून के मुताबिक दंड का प्रावधान होगा। मान लो कोई महिला किसी मिथ्या साक्ष्य या फिर इस प्रकार के कोई आरोप लगाती जो कि सत्य नहीं है, तो उसे भी सजा का प्रावधान है, जो कि कंपनी एक्ट या फिर वहाँ के सेवा शर्तों पर लागू होती है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा कर्तव्य उल्लंघन की स्थिति में 50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार बार उल्लंघन की स्थिति में जुर्माने की राशि दुगनी व लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है, इम्पोर्टेंट है। अगला है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। इसके द्वारा भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके बलात्कार के अपराध में 20 साल तक के कड़े कारावास की सजा, पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। ये एक आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो उसका अपराध है उसके लिए, बलात्कार के लिए उसे आजीवन कारावास की जगह जो 20 साल तक के कड़े कारावास का प्रावधान किया गया है, और अगर उस दौरान उस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। इस अपराध के लिए दोषी द्वारा पुनः अपराध करने पर मृत्युदंड का प्रावधान है। अगर एक बार अपराध करता है कोई व्यक्ति तो उसको 20 साल तक की सज़ा या उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर वो दोबारा भी वही गलती करता है तो उसको मृत्युदंड तय रूप से दिया जाना तय करता है। तेजाब से हमला करने वाले को 10 साल की सज़ा है। सहमति से यौन संबंध की न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष कर दी गई है। इससे कम में वह बालिग होगा और किसी प्रकार के यौन संबंध आप बनाते हो तो उसे कानूनी रूप से सही नहीं माना जाएगा। साथ ही सभी अस्पताल प्राथमिक चिकित्सालय सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। ये किसी भी प्रकार के आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो ये आपके लिए उपलब्ध होंगे और आपको विशिष्ट रूप से सेवा प्रदान करेंगे। आगे है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इसके बारे में एक्ट में भी दिया गया है। तो इसके अंतर्गत भी आपको अगर किसी रूप से घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, या गाली गलौज के रूप में हो, या दहेज के रूप में हो, तो भी आपको घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिला को न्याय पाने का अधिकार है और उस परिवार को सजा दिलाने का भी अधिकार है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1976। बालिकाओं की न्यूनतम आयु 18 और पुरुषों की 21 कर दी गई है, जो कि पहले 15 और 16 थे। तो बाल विवाह हालांकि अभी रुके नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी इस कानून के बाद से बाल विवाह में काफ़ी कमी देखी गई है और स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1984 में संशोधित किया गया और अपराध को संज्ञेय बनाते हुए दंड में वृद्धि की गई तथा कारावास व जुर्माना दोनों शामिल किया गया। इसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इसमें भी जो कार्य करने की दशा है या फिर स्थिति है उसके अकॉर्डिंग इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। पारिवारिक न्यायालय, ये भी इम्पोर्टेंट है। शादी विवाह से जुड़े मामलों में विवादों के शीघ्र निपटाने व सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम पास किया गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, परिवार न्यायालय मतलब शादी विवाह से जुड़े मामलों में विवादों के शीघ्र निपटाने व सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए 1984 में परिवार कल्याण अधिनियम को पास किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा रोक अधिनियम, ये बहुत ही बेकार एक रूढ़िवादी प्रथा थी जो कि पाश्चात्य टाइम पे या प्राचीन टाइम पे बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से चला था।
तो इसे भी खत्म कर दिया गया है। सती को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए विधवा को उसके पति के साथ साथ किसी अन्य संबंधी के साथ जलाने या जिंदा दफनाने को शामिल किया गया है। साथ ही साथ सती प्रथा में दूसरे रूप से जो प्रताड़ित किया जाता है उसे भी शामिल किया गया है। संपत्ति का अधिकार मतलब पुरुष महिला को बराबर संपत्ति का अधिकार होगा, या पुत्र या पिता पुत्र या फिर पुत्र और पुत्री दोनों के बीच में जो संपत्ति है पिता का वो बराबर रूप से बटेगा। इसमें किसी रूप से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को शिशु जन्म के 6 माह तक आंगनबाड़ी के जरिए मुफ्त भोजन और 6,000 रुपये मातृत्व लाभ दिया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, मातृत्व लाभ के बारे में पूछा जा सकता है। 6,000 रुपये है और गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति जो बनाया गया है वो क्या है? तो सरकार के प्रत्येक भाग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नए राष्ट्र नीति के तहत महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण की तैयारी में ध्यान केंद्रित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय नीति पर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाएगा 6 नंबर पे। इसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व नागरिक क्षेत्र में महिलाओं पुरुषों के समान सभी मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करना, स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करना। साथ ही साथ निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी, महिलाओं से भेदभाव को रोकने के लिए प्रभावी विधायी एवं कानूनी तंत्र का निर्माण, विकास प्रक्रियाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी व महिलाओं के संगठनों को मजबूत बनाने जैसे उद्देश्य भी शामिल हैं। इसमें सबसे विशिष्ट रूप से जो बात कही गई है वो यही कहा गया है कि जो निर्णय की प्रक्रिया है उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पर अभी भी मोनोपोली जो है वो पुरुषों का है, ये पुरुष प्रधान जो समाज है उसका है। तो वह जैसे आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी महिलाओं को देंगे तो अपने अधिकारों के लिए स्वयं काम करेंगे और साथ ही साथ उस पर समाज पे एक विशिष्ट प्रभाव पड़ेगा और समाज उस चीज़ को अपने तरीके से समझ पाएगा और कार्य भी कर पाएगा। इसके अलावा सबला योजना, इसमें क्या है, किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना या सबला योजना केंद्र प्रायोजित यह योजना 2010 से प्रायोगिक तौर पर 200 जिलों में शुरू की गई थी। यह 1 से 18 वर्ष की किशोर बालिकाओं पर केंद्रित है जो विद्यालय नहीं जा पाती या फिर विद्यालय जाने में असमर्थ होती हैं या छोड़ देती हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की स्थिति है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें 1 से 18 वर्ष के महिलाओं को पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है अगर वो विद्यालय नहीं जा पाती या किसी कारणवश विद्यालय छोड़ देती हैं। तो सबला योजना का ये सबसे मेन टारगेट माना गया था। और ये 2 प्रकार के होते हैं, पोषण एवं गैर पोषण। पोषण में क्या है, 11 से 14 वर्ष की जो विद्यालय न जा पाने वाली लड़कियों को घर ले जा सके या घर पे क्या दिया जाएगा, उनको एक राहत सामग्री दिया जाएगा और गर्म पका भोजन भी दिया जा सकता है। इसके अलावा 14 से 18 वर्ष वाले स्कूल जाने वाली या ना जाने वाली बालिकाओं को पोषण इसी रूप में दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये भी है। इसके अलावा 11 से 18 वर्ष तक के स्कूल न जा सकने वाली किशोरियों को आयरन, फॉलिक एसिड, स्वास्थ्य जांच सुविधा, स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण, दिशा निर्देश, बाल देखभाल क्रियाएं, जीवन के कौशल, ये सारी चीज़ें इस पर शामिल की जाएंगी। इसके अलावा इसकी जो क्रियान्वयन इकाई है वो है आंगनवाड़ी। ठीक है, और ये 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, तो एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका उद्देश्य है 1 करोड़ किशोरियों को प्रति वर्ष पोषण की व्यवस्था किया जाए और उन्हें जो पोषण संबंधी परेशानियां हैं उसको न्यूनता की स्थिति पर पहुंचाया जा सके। महिलाओं के कल्याणकारी कार्यक्रम में है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये बहुत सारे, इसके बारे में हम पहले भी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो महिलाओं को प्रसव के समय सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच केंद्रों पर मुफ्त परिवहन, दवाई, मुफ्त जांच, मुफ्त रक्त व महिला एवं नवजात को मुफ्त पोषण, मुफ्त भोजन की सक्रिय सुविधा उपलब्ध की जाएगी। ये है महिला जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसके अलावा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2010-11 से इसको 52 जिलों में शुरू किया गया था। गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 19 वर्ष या अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रारंभ के 2 बच्चों के समय सशर्त नकद हस्तांतरण योजना, इसके तहत 3 किस्तों में 4,000 रुपये नकद राशि प्रदान की जाएगी। तो ये इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है, इसके तहत 4,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन सशर्त दिया जाएगा और 2 बच्चों के लिए ही दिया जाएगा। और अब शुरू में कितने जिलों में, 52 जिलों में 10-11 में शुरू किया गया था।
अगला है महिलाओं को प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम हेतु सहयोग। तो 1986-87 में केंद्र द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वयं समर्थ समूह में संगठित, उनके कौशल विकास, बाजार संपर्क और उनके द्वारा सहायक सेवा एवं बैंकिंग ऋण प्राप्ति को संभव बनाना। रोजगार के साथ साथ शिक्षा प्राप्ति व स्वास्थ्य तक उसकी पहुंच को लाना और उसकी पहुंच को बढ़ाना, जो कि अभी तक समाज में दबे हुए थे, ये जब समाज में उपेक्षित वर्ग में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के सहयोग कौन कर रहा है? तो केंद्र सरकार 90% कर रहा है और राज्य सरकार को 10% की इसकी हिस्सेदारी देनी अनिवार्य है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है धनलक्ष्मी योजना, सशर्त इसको भी 2008 से चालू किया गया है। नगद हस्तांतरण स्कीम, किंतु शर्तों के साथ साथ इसके तहत जन्म के पंजीकरण के समय 5,000 रुपये, विद्यालय में नामांकन के समय 1,000 रुपये व पढ़ाई जारी रखने के लिए विभिन्न किस्तों में 62,050 रुपये अर्थात कुल 13,500 धनराशि और एक बीमा दिया जाएगा धनलक्ष्मी योजना पर। यह योजना बहुत फेमस है और सफल भी माना गया था। आगे उज्ज्वला योजना, ये योजना भी बहुत व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और इसका पूछे जाने के भी क्वेश्चन बहुत उम्दा होते हैं और बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। व्यवसायिक, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है उज्ज्वला योजना के, व्यवसायिक यौन शोषण के शिकार महिलाओं के उद्धार, पुनरावास तथा उन्हें फिर से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु 2000 दिसंबर 2007 से उज्ज्वला योजना शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? व्यवसायिक यौन शोषण क्या है? व्यवसायिक यौन शोषण मतलब वेश्यावृत्ति हो गई या फिर ऐसे जिन पे धंधा रूप में चलाया जाता है या उनका शोषण किया जाता है, जो मैंने पहले बताया था, उन्हें भी व्यवसायिक यौन शोषण कहा जाता है। तो इस स्थिति से उन्हें उभारना, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना और उनके लिए एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ बेहतर वातावरण का भी निर्माण करना, यह उज्ज्वला योजना। इस योजना में व्यवसायिक यौन शोषण रोकथाम, पीड़ितों को शोषण स्थल से सुरक्षित मुक्त कराना, बचाव, पीड़ितों के लिए आवास एवं चिकित्सा पुनर्वास, समाज की मुख्य धारा में लाना तथा स्वदेश भेजना और जैसी 5 बातें शामिल की गई हैं। ये है उज्ज्वला योजना, इसी में 5 बातें शामिल की गई हैं: बचाव, पीड़ितों के लिए आवास एवं चिकित्सा पुनर्वास और मुख्य धारा में लाना और स्वदेश भेजना। ये 5 तरह के जो कार्य हैं उन्हें सुनिश्चित किया गया है उज्ज्वला योजना में, ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके और समाज में उन्हें एक विशिष्ट स्थिति दिया जा सके। तो इतने ही थे ये महिलाओं के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम है जो करंट के हिसाब से जो एक्टिव होते हैं या फिर जो चर्चा में आते हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं और उनके बारे में नई रूप से आप एक नए नोट्स बना लें जो कि करंट के साथ जुड़े हों, जिन्हें आप इनके साथ भी जोड़कर लिख सकते हैं और इन्हें शामिल कर सकते हैं। अब अपन श्रमिकों से संबंधित मुद्दे और कल्याणकारी कार्यक्रम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो श्रमिकों के मुद्दे हैं उसमें श्रम कल्याण को अपन समझ लेते हैं कि श्रम कल्याण किसे कहा जाता है। श्रमिक मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र, 2 तरह के क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र वो है जो कि जैसे जिस तरह से ठेले में काम करने वाले, खुले होटल में काम करने वाले, रोड के पास में काम करने वाले, या ऐसी जगहों पे काम करना है जहाँ पर कोई व्यवस्थित रूप नहीं है, या फिर चाहे वो काम का हो या फिर काम ना करने के लिए समय का हो, जिसका व्यवस्थित रूप नहीं है, तो उसे कहा जाता है श्रम संबंधी या असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र उसको कहते हैं जो कि फैक्ट्रियाँ हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, प्रौद्योगिकी हो, इन स्थितियों में उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, जहाँ काम करने का समय और काम करने की स्थिति इन दोनों की ही पहले से प्री डिफाइन होता है। तो श्रम कल्याण किसे कहा जाता है? तो सामान्य रूप से श्रम कल्याण का अभिप्राय ऐसी सुविधाओं या सेवाओं से है जो किसी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाती है ताकि वे अपने स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को ठीक प्रकार से बनाए रख सकें और उससे उन्नत विकास करें या उन्नति को और ज़्यादा बढ़ाएं और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन भी बढ़े, जिससे समाज में एक विशिष्ट महत्व बढ़ता रहे श्रम का। आगे है श्रम कल्याण का महत्व। तो श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि, अगर श्रम कल्याण के कार्य किए जाएंगे तो क्या क्या उसके महत्व हैं? तो सबसे पहले तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप श्रम कल्याण के कार्य करेंगे तो स्वस्थ जीवन मिलेगा, जीवन स्तर उच्च होगा, उत्पादन की स्थिति भी बढ़ेगी। कहाँ के? इंडस्ट्रियल उत्पादन या फिर औद्योगिक उत्पादन या घरेलू उत्पादन, जिस तरह से उत्पादन को आप देख सकें उसमें बढ़ावा देखा जा सकता है। औद्योगिक शक्ति की स्थापना, श्रमिक संतोष होगा, क्योंकि औद्योगिक शक्ति क्यों बढ़ पाएगा? जब तक श्रमिक संतोष नहीं होगा तो वो कार्य नहीं करेगा।
निर्धनता कम होगी, औद्योगिक शांति ज़्यादा होगी। औद्योगिक शांति किस प्रकार से? हमेशा जो लेबर होते हैं उनके स्ट्राइक से या किसी तरह की परेशानियां जो होती हैं वो अक्सर कामगारों की वजह से इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचती है। श्रमिकों के महत्व को मान्यता, साधन सीमित हो, जीवन स्तर को बनाए रखने, इन सब चीज़ों के लिए असमर्थ होता है एक श्रमिक। अब श्रमिक को महत्व क्या है? ये महत्व ये है कि मानवीय दृष्टिकोण से भी समाज कल्याण का कार्य किया जाना चाहिए, जिससे उनके जीवन स्तर पर विशिष्ट रूप से जो स्थितियाँ नहीं मिल पाती उन्हें पूर्ण किया जा सके। स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, अच्छा आवास और चिकित्सा, मनोरंजन, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और इससे पूर्ण रूप से जीडीपी में योगदान भी आपका बढ़ेगा श्रमिकों का मुख्य रूप से। पहले हम पढ़ेंगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या। असंगठित क्षेत्र मैंने बताया ऐसी क्षेत्र जिसका कोई विशिष्ट ऑर्गेनाइज या लिंक्ड सेक्टर नहीं होता, मतलब कुल मिला से बिखरे हुए होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में टूटे हुए होते हैं और उनके समाज और मतलब समय और स्थिति दोनों ही एक तरह नहीं बनी होती, उन्हें कहते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। तो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों से जाति एवं समुदाय आधारित भेदभाव। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों से जाति एवं समुदाय आधारित भेदभाव, ये भेदभाव हमेशा देखा गया है, खासकर इंडियन मार्केट में और इंडियन श्रमिक संस्थाओं में। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में मौसमी बेरोजगारी की समस्या देखी गई है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर ट्रेड यूनियन द्वारा इस ध्यान न दिया जाना, क्योंकि ट्रेड यूनियन उनको अपने पे शामिल नहीं करती। ट्रेड यूनियन इसलिए नहीं करती क्योंकि वो किसी विशिष्ट संस्था से नहीं जुड़े हैं और ट्रेड यूनियन का कार्य है विशिष्ट संस्था के प्रति दबाव समूह के रूप में कार्य करना। तो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन्हें ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, इसके अलावा ठेका मजदूरों पर भी ट्रेड यूनियन ध्यान नहीं देते, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठेका मजदूरों का कोई विशिष्ट अधिकार नहीं होता और ना ही उन्हें काम का एक विशिष्ट पहुंच नहीं हो पाती। इसके अलावा साक्षरता की कमी, सामाजिक समस्या, कम वेतन एवं कानूनों के साथ भिन्नता। इसके अलावा महिला श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार और कम वेतन, ये मैंने पहले ही बताया है, चाहे वो महिला मुद्दों में इस बात को लिख सको, श्रमिक में या स्वास्थ्य में, सभी जगह ये होता है। महिला श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार और कम वेतन। विकसित तकनीक के अभाव में औद्योगिक दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि भारत में अभी भी तकनीक जो है वो पाश्चात्य तकनीक है, बाबा आदम के ज़माने की तकनीक पे यूज किया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे स्वास्थ्य हो। इस वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। औपचारिक क्षेत्र में श्रमिक ऋणग्रस्त व बंधुआ मजदूरी की समस्याओं से ग्रसित होता है। नियोक्ता एवं श्रमिकों के बीच औपचारिक संबंधों का अभाव होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट बात नहीं करते, उन्हें आपसी जो एक डिफरेंस होता है वो हमेशा बना होता है। इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों का पारिवारिक कार्यों में श्रमिक के रूप में उपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है या स्थिति बहुत कमज़ोर है यहीं पर, क्योंकि ये बाल अधिकारों का हनन है, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन है कि उन्हें एक स्थिति या एक उम्र के बाद ही कार्य किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। समस्याओं के बाद अपन पढ़ेंगे श्रमिकों से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम। सरकार क्या क्या कल्याणकारी कार्यक्रम इनके लिए चला रही है और किस किस स्थिति में कल्याणकारी कार्यक्रम कितना सक्षम है और सशर्त कितना सहज है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सहज के अलावा कितनी मतलब सफल है योजनाएं। तो भारत में लगभग 430 मिलियन असंगठित क्षेत्र में और 30 मिलियन संगठित क्षेत्र में कुल 460 मिलियन श्रमिक कार्यरत रहते हैं। असंगठित क्षेत्र इसलिए बड़ा है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में कोई स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, साथ ही साथ उसका कोई नियोजित कार्य नहीं होता, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा श्रमिकों को देखा गया है। जीडीपी का कुल 85% असंगठित क्षेत्र के कामगारों के द्वारा प्राप्त होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। 85% जो जीडीपी में योगदान है अगर कर्मचारियों का, तो वह असंगठित क्षेत्र वालों का। असंगठित क्षेत्र में जनगणना 2011 के अनुसार से 48.5% महिला कामगार हैं। इन पर उत्पन्न कार्य एवं घरेलू बोझ व बच्चों की जिम्मेदारी भी है, किंतु साथ ही ये गंभीर उत्पादन एवं विभाग पर शिकार होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसके लिए भी एक विशिष्ट कार्य किया जाना चाहिए, किंतु साथ ही ये गंभीर एवं विभेद का शिकार होते हैं, गंभीर उत्पीड़न एवं विभेद का शिकार होते हैं। इसके अलावा श्रमिकों की मूल समस्याओं में खराब दशाएं भी हैं। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी या आम अकुशल श्रम, सुरक्षा मानकों का अभाव एवं सुरक्षा तंत्र की कमी, बाजार का ज्ञान व निकट बाजार में अनुपस्थिति आदि प्रमुख हैं इसके।
भारत में सबसे अधिक कृषि श्रमिकों और उनमें से भी यूनियन भूमिहीन श्रमिक कार्यरत हैं। इनके अलावा अनुबंधित श्रमिक, बंधुआ श्रमिक और बाल श्रमिक भी भारी मात्रा में कार्यरत होते हैं। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कानूनी नियोक्ताओं की बाध्य करता है कि विधि द्वारा निर्धारित मजदूरी कामगारों को दे और अधिनियम के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारों और उनके अधिकार क्षेत्रों में कामगारों हेतु न्यूनतम वेतन निर्धारण, पुनरावलोकन और उसे लागू कर सकने, साथ ही कानून महिलाओं एवं पुरुषों को समान वेतन का प्रावधान करता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इसके तहत आपको निश्चित रूप से मजदूर के महिला या पुरुष होने पर आप उनके वेतन का निर्धारण नहीं करेंगे, बल्कि उनके काम के आधार पर करेंगे। आगे बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यक्रम व उपक्रमों से नियोजन का निषेध करता है। वर्तमान में 16 खतरनाक व्यवसाय व 65 प्रक्रम इस कानून के सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें प्रमुख है भवन निर्माण, ईंटे भट्टे में काम, घरेलू नौकर, चाय की दुकान, सड़क किनारे और ऐसे ETC बहुत सारे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है। 65 प्रक्रम है। साथ ही साथ 16 खतरनाक व्यवसाय और 65 प्रक्रम, इन पर आप कार्य नहीं करा सकते। ये बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 है। साथ ही कम खतरनाक कामों में भी कोई बच्चा 6 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा व आधे घंटे का विश्राम शामिल होगा। 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा और आधे घंटे का विश्राम शामिल होगा। किसी बच्चे को शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे के बीच में काम में नहीं लगाया जाएगा और ना ही उसे किसी प्रकार की स्थिति को साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाएगा। काम का जो समय है वो हमेशा सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे के बीच में ही होगा। किसी बच्चे को शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में कोई काम नहीं लगाया जा सकता और सप्ताह में अनिवार्य रूप से अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा नियोक्ता के द्वारा। अगर सप्ताह में उनको अवकाश नहीं दिया जाता तो नियोक्ता के ऊपर ये उनके अपहरण, मतलब अधिकारों के हरण का आरोप लगेगा और उन्हें उसका जवाब भी देना होगा। आगे है बाल श्रम निषेध एवं विनिमय संशोधन अधिनियम। तो इनमें से 14 से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार से निषेध, ठीक है। यद्यपि उन कार्यों को बाहर रखा गया जिनमें विद्यालय समय के पूर्व या पश्चात बच्चा परिवार की मदद के लिए कार्य करता हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है बाल श्रम निषेध विनियम संशोधन अधिनियम। इसमें ये कहा गया है कि बालक के लिए कोई भी कार्य अनिवार्य रूप से नहीं किया जा सकता। साथ ही अगर बालक कार्य करता है तो वो स्कूल टाइम के बाद ही करेगा पारिवारिक कार्य, तभी उसको अलाउ कहा जाएगा। अगर वो वेल मेंटेन है, वेल मेंटेन इन द सेंस वो कार्य किसी खतरनाक या खतरा से भरा हुआ नहीं है। विधेयक में नया शब्द किशोर जोड़ा गया जो 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग को प्रदर्शित करेगा और इस वर्ग को भी खतरनाक कार्यों के नियोजित नहीं करेगा। सरकार कलेक्टर को शक्ति दे सकती है कि वह कानून के प्रावधान को उचित रूप से लागू कर सके। तो सरकार की एक दायित्व बनता है कि वो कलेक्टरों को इस चीज़ के प्रति जागरूक बनाए और उन्हें बच्चों के अधिकारों के प्रति सजग बनाए, जिससे बच्चों के अधिकारों का लगातार हनन रोका जा सके। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 21 मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा को भी लाया गया। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उनका मूल अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बचपन को संरक्षित करना एवं प्री प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से आर्टिकल हो गए, एक आर्टिकल 21 और एक हो गया आर्टिकल 45, ठीक है। जो एक नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या है, कंपलसरी नहीं होते नीति निर्देशक तत्व, इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता, जबकि कानून या न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाता है। आगे है बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976। 1976 में अधिनियम लागू होगा नहीं हुआ। इसके अंतर्गत जिला एवं उपखंड स्तर पर निगरानी समितियों के गठन का प्रावधान है। वह बंधुआ श्रम हेतु बाध्य करने वाले व्यक्ति पर 2000 रुपये का जुर्माना व 3 वर्ष की कैद की जा सकती है। इसके अलावा बंधुआ श्रमिकों की पहचान, उन्हें मुक्त करना और पुनरावास का दायित्व भी राज्य सरकारों का होगा और राज्य सरकारों को ये सारे दायित्वों का निर्वहन करना होगा ताकि बंधुआ मजदूरों को मुख्य रूप से उनके जीवन को एक विशिष्ट रूप से सहायता दिया जा सके और उनके कार्यों के लिए उन्हें संपादन उन्मूलन किया जा सके, मतलब कार्यों का संपादन एक विशिष्ट रूप से किया जा सके और आसानी से वो अपनी स्थितियों को सुधार कर सके।
आगे है असंगठित कामगार समान सुरक्षा अधिनियम। असंगठित कामगारों का अर्थ केवल घरेलू कामगार, स्वरोजगार में लगे श्रमिक। असंगठित क्षेत्र में वैतनिक मजदूरों से सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत बीड़ी, कोल माइंस, गैर कोयला खानों, अन्य खानों में काम करने वाले बाल मजदूरों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कोष स्थापित किया गया है। इसके अलावा है कोष के माध्यम से बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा व मकान निर्माण वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। साथ ही केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड व राज्य स्तर पर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित किए जाएंगे। तो असंगठित कामगार सामान्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये सुरक्षाएं एक कामगार को प्रोवाइड की जाएंगी कि उन्हें एक विशिष्ट रूप से उनके मतलब एक जीवन शैली में उनको विशिष्ट रूप से इस चीज़ का एहसास हो कि उन्हें ये चीज़ें सरकार के द्वारा विशिष्ट रूप से प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि वो किस कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए और अपने भविष्य के बारे में जो उनकी चिंताएं हैं वो लगातार कम हो। आगे है कामगारों पर जीवन और स्वास्थ्य व मातृत्व लाभ, रोजगार क्षति लाभ, कामगार कौशल उन्नयन, अंतिम संस्कार सहायता, वृद्धाश्रम निर्माण जैसी योजनाओं को सिफारिश करेगा। ये सारी चीज़ों को आपको करना है ताकि विशिष्ट रूप से इनकी जो फायदा है, इनका जो लाभ है वो सामाजिक वर्ग से जो पिछड़े लोग हैं या फिर जिन्हें इन चीज़ों से मुक्त किया गया है उन्हें मिल सके। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री होगा और उससे 34 लोगों को मनोनीत करेगा और जिसके तहत ही ये कार्य संचालित किया जाएगा। साथ ही अधिनियम में कामगारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी व उनके जिला केंद्र पर पंजीकृत हेतु सुविधा केंद्रों का गठन का भी प्रावधान किया गया है। आगे है अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार संशोधन अधिनियम 2011। अधिनियम उस संस्था पर लागू होगा जिसने निर्धारित न्यूनतम या अधिक अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को किसी माध्यम के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया है। इस अधिनियम के तहत सिंपल सी है कि कोई अगर दूसरे राज्य का व्यक्ति है उसको दूसरे राज्य में रोजगार उपलब्ध कराया गया है, लेकिन इसका एक कंडीशन ये रखा गया है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा रोजगार दिलाया गया है, तो इस तरह इस अधिनियम के तहत उसको इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जिस उद्यम पर यह अधिनियम लागू होता है उसमें कार्यरत अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को कुछ सुविधाएं जैसे आवागमन, चिकित्सा आदि की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाएंगी या उस नियोक्ता के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ये आपका अधिकार होगा। इसके अलावा कुछ योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना बीपीएल से नीचे रह रहे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 2008-9 में प्रारंभ किया गया था। केंद्र और राज्य 75-25 के अनुपात में इस योजना पर सहयोग कर रहे हैं। उत्तरवर्ती राज्य पे 90-10 का है, किंतु प्रशासनिक खर्च राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाएगा। तो लक्षित लोगों को 30% मूल्य पर एक स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके इस स्मार्ट कार्ड के तहत 30,000 रुपये का कैशलेस इलाज आपका किया जाएगा प्रत्येक हॉस्पिटल में। हालांकि आयुष्मान योजना आने पर इसकी जो स्थिति है वो कमज़ोर हो गई है और इसको उपेक्षित किया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है। इसको ख़त्म ही कर दिया गया था जब आयुष्मान योजना लाया गया था। आगे है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 1 अप्रैल 2005। एम है राज्य बीमा निगम के अंतर्गत 80 लाख कर्मचारी व उसके अधिकारियों की सीमा सुरक्षा प्रदान करना जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष राज्य बीमा निगम के योगदान दिया है, और इकाई बंद होने पर यह सरकार विकलांगता की स्थिति में वेतन का 50% बेरोजगारी भत्ता के रूप में देगा। ये राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत माना जा रहा है, एक जो 2005 से शुरू किया गया था। अब कुछ संस्थाएं हैं श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले। तो श्रमिकों के कल्याण की निगरानी रखने वाली संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, वित्त मंत्रालय के अधीन सरकारी एवं निजी क्षेत्र की 49-51 भागीदारी का एक बिना मुनाफा के कार्य करने वाली एक कंपनी है जो वाहन क्षेत्र, सूचना तकनीकी, स्वास्थ्य क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक, गृह निर्माण उद्योग एवं असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसके अलावा वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान 1974 श्रम रोजगार कार्यालय के अंतर्गत आता है। स्वायत्त शासी संस्था है, इंपॉर्टेंट एरिया, हेडक्वार्टर नोएडा में है। AMS श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन एवं श्रम सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर सहायता प्रदान करना। आगे केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड 1956 संगठित, असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाना
ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता फैलाना, इसका हेडक्वार्टर है नागपुर। इसके 50 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय निदेशालय हैं, कार्यालय हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, स्थापना 4 मार्च 1966। श्रम दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सुरक्षा मानक अपनाने एवं खतरों से कम करने हेतु मानवीय प्रताड़ना को कम करना, जो मानवीय प्रताड़ना उसको भी कम करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो 1966 में स्थापित किया गया था, उसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार से ये आज खत्म होता है श्रमिक और महिलाओं के प्रति जो कि मुद्दे थे, उनके सामाजिक मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे, या फिर उनके जो जो परेशानियाँ था वो, और कल्याणकारी कार्यक्रम जो शासन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो करंट में कोई अगर शासन चलाया जाता है तो वो मंथली करंट अफेयर में अपन कवर कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि वो किस तरह इसे यहाँ यूज किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, मतलब पूरा सिलेबस का लेक्चर पढ़े हैं तो आप सभी को देखें और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा 2020 में जो चेंजेस आए हैं उनके लिए अलग से 2020 पार्ट बी के रूप में चलाया जाएगा और बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।